हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर चुके और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो समझने का प्रयास करिएगा। आव्यूह संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ में प्रदर्शित करने वाली एक संरचना है। जैसे अपने पास कुछ संख्याएं हैं, उनको हम पंक्ति और स्तंभ में लिखें और उनको एक ब्रैकेट में लिखें, तो इस प्रकार बनी हुई संरचना आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कि कुछ संख्याएं हैं और वो हैं 4, 3, 1, 2, 7, 9, 4, 2, 8। ये संख्याएं थी। इनको हमने पंक्तियों में, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, पंक्तियों में, और स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। इस प्रकार हमारे पास कुल 9 संख्याएं थीं, जिनको हमने 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में व्यवस्थित कर लिखा। और इसको यदि हम ब्रैकेट में लिख दें तो ये जो संरचना बनी है, इसको मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सरल सी है। संख्याओं के समूह को पंक्तियों और स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने पर बनी संरचना आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये एक मैट्रिक्स है। इसमें समझें, ये क्षैतिज रेखा, पहली क्षैतिज रेखा में लिखी संख्याएं हैं 4, 3, 1। तो ये 4, 3, 1 पहली पंक्ति या फर्स्ट रो कहलाती है। इसको R1 से प्रदर्शित किया जाता। तो 4, 3, 1 ये एलिमेंट हैं, अवयव हैं किसके? फर्स्ट रो के, अर्थात पहली पंक्ति के। तो पहली पंक्ति है ये, जिसके अवयव हैं 4, 3, 1। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 2, 7, 9। इसको हम रो सेकेंड कहेंगे और इसको R2 से प्रदर्शित करते हैं। तो R2 के एलिमेंट हैं 2, 7, 9। इसी प्रकार ये तीसरी पंक्ति है और इसको हम R3 से प्रदर्शित करते हैं और R3 के एलिमेंट हैं 4, 2, 8। तो ये हैं क्षैतिज रेखा के में इन क्षैतिज रेखा के अवयवों को में जो अवयव लिखे होते हैं उनको हम पंक्ति कहते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा पर ये जो अवयव लिखे हैं, ये फर्स्ट कॉलम या पहला स्तंभ कहलाता है।
इसको हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। तो C1 के अवयव हैं 4 2 4। इसी प्रकार इसको हम सेकंड कॉलम अर्थात C2 कहते हैं और C2 के एलिमेंट हैं 3 7 और 2 और इसी प्रकार C3 के अवयव हैं 1 9 और 8। इस प्रकार यहाँ पे ये जो संरचना लिखी हुई थी उसमें 3 रो थी और 3 कॉलम थे। रो अर्थात पंक्ति और कॉलम अर्थात स्तंभ। तो पंक्तियों को R1 R2 R3 इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता और कॉलम को C1 C2 C3 इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता। और ये जो पूरी संरचना है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से लिखा जा सकता। वो है कैपिटल A B C और X Y और Z etc। तो ये आव्यूह कैपिटल A से लिखा और वो है अभी 4 3 1 2 7 9 4 2 8। इसमें फर्स्ट रो थी जिसके एलिमेंट थे 4 3 1, सेकेंड रो के एलिमेंट थे 2 7 9, थर्ड रो के एलिमेंट थे 4 2 3 4 2 8 और इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट थे 4 2 4, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट थे 3 7 2 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट थे 1 9 8। इस प्रकार यहाँ पे कॉलम की संख्या भी 3 थी और रो की संख्या भी 3 थी। इस ब्रैकेट के राइट साइड में नीचे की तरफ चूंकि इसमें रो 3 है सो 3 और क्रॉस कॉलम 3 है तो 3 मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम ये लिखा जाता। तो वो हुआ 3 क्रॉस 3 और इसको हम इस मैट्रिक्स का आव्यूह का कोटि या ऑर्डर कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कोटि था 3/3 अर्थात ऑर्डर था 3/3। आप देखिएगा पंक्ति की संख्या मल्टीप्लाई बाई कॉलम की संख्या ये तो कहलाता है कोटि या ऑर्डर। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 9 और ये 9 होता है मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या। इधर पे आप गिनती कर लें तो कुल 9 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होती है एलिमेंट्स की संख्या। यहाँ पे जो संरचना बनी थी उसमें 3 रोज थी 3 कॉलम थे और इसलिए उसकी कोटि या ऑर्डर था 3/3 और उसमें एलिमेंट थे 9 क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है। तो ये 9 एलिमेंट थे। मान लीजिए V एक मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट हैं 1 7 2 3 और 4 6। तो इस मैट्रिक्स में रो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। इसका मतलब इसमें रो 3 रो हैं और कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। इसका मतलब इसमें कॉलम की संख्या 2 है। तो फिर इस मैट्रिक्स की कोटि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम मतलब रो की संख्या मल्टीप्लाई बाई कॉलम की संख्या। तो ये हुई 3/2 ये कोटि हुई। और इसमें अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 6। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो गिनती कर लें 1 2 3 4 5 6। तो आशा है आपको मैट्रिक्स, उसकी कोटि,
रो और कॉलम समझ में आए होंगे। अब एक विशेष बात समझने की जरूरत है। सपोज ए एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट हैं -2 3 7 1 -4 8 और 2 8 7। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या भी 3, इसकी कोटि 3/3 और इसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या 9। यहाँ पे पहली रो के एलिमेंट हैं -2 3 और 7, ये पहली रो के हैं। अगर अपन से पूछा जाए कि -2 कहाँ, तो वो पहली रो में है। दूसरी रो के एलिमेंट हैं 1 -4 8, तीसरी रो के एलिमेंट हैं 2 8 और 7। इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट -2 1 2, सेकंड कॉलम के एलिमेंट 3 -4 8 और थर्ड कॉलम के 7 8 और 7। यदि ये कहा जाए कि 3 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो फिर 3 फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो सकता जबकि वो यहाँ पर हो, वो यहाँ पर हो और वो यहाँ पर हो। तो फर्स्ट रो में 3 होने के लिए 3 प्लेसेस संभव हैं। इसी प्रकार यदि बोला जाए कि -4 सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो में भी -4 के होने के लिए ये वाला स्थान, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान संभव है। मतलब थर्ड रो की कुल 3 प्लेस संभव है। इस प्रकार ये बोलने से कि कोई एलिमेंट फर्स्ट रो में है तो उसका स्थान निश्चित नहीं होता, उसमें संभावनाएं एक से अधिक बनती हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो में होने पर 3 संभावनाएं बनेंगी। तो स्थान निश्चित करने के लिए समझें कि कैसे निश्चित हो सकता। ये जो -2 है, ये -2 फर्स्ट रो का एलिमेंट भी है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी है। इसका मतलब यदि हम पंक्ति और स्तंभ दोनों का नंबर बोलें तो फिर स्थान निश्चित हो जाएगा। जैसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव यहाँ पे एक ही है, वो है -2। इसी प्रकार ये जो 3 है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। यदि ये बोला जाए कि कोई अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तब उसका केवल एक ही निश्चित स्थान होगा और वो होगा ये। इसी प्रकार यदि बोला जाए कि कोई अवयव पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो उसका स्थान ये होगा। अर्थात पंक्ति और स्तंभ का नंबर बता करके अवयवों का स्थान निश्चित किया जा सकता। तो हम ये समझें कि इस अवयव के लिए पंक्ति का नंबर 1 और स्तंभ का नंबर भी 1, इसलिए इस प्लेस के एलिमेंट को हम A11 से प्रदर्शित करेंगे। इस प्लेस के लिए पंक्ति का नंबर 1 और स्तंभ का नंबर 2, इसलिए इस प्लेस के एलिमेंट के लिए हम A12 से लिखेंगे। इधर पे पंक्ति का नंबर 1 और स्तंभ का नंबर 3, इसलिए इसको A13 से लिखेंगे।
इसके लिए पंक्ति का नंबर 2, स्तंभ का नंबर 1, तो ये होगा A21। इसी प्रकार इसके लिए A22 और इसके लिए A23। आप देखिएगा इसके लिए पंक्ति तो है 3rd और कॉलम है 1st, इसलिए ये प्लेस हुई A31 इधर का एलिमेंट, ये हुआ A32 और ये हुआ A33। इसका मतलब ये डबल डबल नंबर, इनको अपन बोलेंगे डबल सफिक्स। डबल सफिक्स की सहायता से हम आव्यूह में उसके अवयवों का स्थान निश्चित करते हैं, जिसमें से सफिक्स का पहला अंक पंक्ति की संख्या को और दूसरा अंक स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार किसी भी आव्यूह में ये स्थानों को निश्चित किया जा सकता। A = 1, 3, 5 और 2, 7, 4। तो A की प्लेस के एलिमेंट को इसको कहेंगे A11, क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। ये है A12, ये है A13, ये A21, ये A22 और ये A23। इस प्रकार इन अवयवों का स्थान सुनिश्चित किया जा सकता है। तो हम मैट्रिक्स को इसी प्रकार से दूसरे रूप में भी लिखते हैं। इन सभी एलिमेंट को हम लिखें A, चूँकि इसमें डबल सफिक्स है, इसमें से पहला सफिक्स का अंक तो बताता है पंक्ति की संख्या, उसको I से लिखा, और सेकंड वाला जो नंबर है वो बताता है स्तंभ की संख्या, सो AIJ। और इस तरीके से इसमें ब्रैकेट लगा दें तो ये इस रूप में भी हम आव्यूह को प्रकट करते और यहाँ पे लिख देंगे जैसे M/N। इसका मतलब एक आव्यूह A है जिसके एलिमेंट हैं AIJ और जिसमें I मतलब रो की संख्या है M 1 से M तक, और J पंक्ति स्तंभ की संख्या है n अर्थात 1 से n तक, और जिसका ऑर्डर है m × n। तो आव्यूहों को इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार। तो पहला प्रकार है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह एक मैट्रिक्स है A, इसको देखिए ये इस प्रकार से है 7, 2, 3, 4। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। इसका मतलब इसमें रो की संख्या 1 से अधिक है। और कॉलम देखिए तो कॉलम केवल एक है C1। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या माने स्तंभों की संख्या सिर्फ एक हो, उसको स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो चूंकि इसमें स्तंभ की संख्या एक है इसलिए इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। तो एक आव्यूह A जो कि AIJ टाइप का है
और जिसकी कोटि है m इंटू 1, पंक्तियों की संख्या और ये है स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या चूंकि इधर पे 1 है, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, इसलिए ये मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। दूसरा, रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। अब इस मैट्रिक्स पर विचार करिए, B इक्वल टू, और ये है 3, 5, 7, ये इसमें ये एक पंक्ति है R1, तो पंक्ति तो सिर्फ एक ही है, लेकिन कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ये ऐसा मैट्रिक्स लिखा जिसमें पंक्ति की संख्या सिर्फ एक है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, उसको पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब है, इसको अपन ऐसा लिखें, मैट्रिक्स ए और वो है AIJ और उसकी कोटि है 1 इंटू n। इसका मतलब उसमें पंक्ति एक है और कॉलम अनेक है। तो फिर ये m इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रो 1 है, तो फिर इस आव्यूह को रो मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, जैसा कि इस शब्द वर्ग से स्पष्ट है, वर्ग एक ऐसी संरचना होती जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती। इसका मतलब वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सदैव बराबर हो। तो विचार कीजिए, ये एक मैट्रिक्स लिखा, ये मैट्रिक्स है 1 2 7 3, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 5 और 3 2 4 और 1 7 9। इसमें पंक्ति एक है, रो 1, और कॉलम भी एक है। इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर बराबर है, एक पंक्ति एक कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। इसी प्रकार यहाँ पे ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो रो 2 हुई, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। इस प्रकार स्तंभ भी 2 हुए, तो इसमें 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं, ये भी वर्ग आव्यूह है। इधर पे नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, इसलिए ये भी वर्ग आव्यूह हुआ। ये तीनों ये वर्ग आव्यूह हैं क्योंकि इनमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर बराबर है। लेकिन ये ऑर्डर 1 का है और ये ऑर्डर 2/2 और ये ऑर्डर 3/3। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें 1 पंक्ति 1 स्तंभ। तो वर्ग आव्यूह एक ऐसी संरचना है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर होती है। इसका मतलब A इक्वल टू AIJ और उसकी कोटि m/m। यहाँ नंबर ऑफ रो भी m और नंबर ऑफ कॉलम भी m, तो फिर ये एक वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फोर्थ,
विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स भी एक वर्ग आव्यूह ही है। तो इसका मतलब इसमें भी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। इसमें ये जो अवयव हैं ये हैं विकर्ण के अवयव, और इस विकर्ण को अपन कहते हैं मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसमें ये विकर्ण है। यदि कोई वर्ग आव्यूह ऐसा हो जिसमें विकर्ण अवयवों के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो फिर उसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब इन विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनकी विशेषता देखें। ये है A11 ये, और ये 2, ये है A22, और ये 9, ये है A33। विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनके सफिक्स पर विचार कीजिए। 11, 22, 33। इसका मतलब विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनके लिए दोनों सफिक्स की संख्याएं बराबर होती हैं। इसका मतलब उनके लिए पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होती है। इसके लिए पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1, इसके लिए पंक्ति का नंबर 2 और कॉलम का नंबर भी 2, और इसके लिए पंक्ति का नंबर 3 और कॉलम का नंबर 3। इसका मतलब इनके लिए अगर हम AIJ लिखें तो I बराबर होता है J के, अर्थात ये दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। तो फिर ये जो अवयव हैं वो किसके अवयव होते हैं? वो होते हैं विकर्ण के। बाकी के अवयवों पर विचार करें। इसके लिए A क्या होगा? A12, इसके लिए होगा A13। ये देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ये है A21 और ये है A23। यहाँ पे भी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ये है A31 और ये है A32, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। इसका मतलब यदि इस प्रकार से लिखा जाए कि AIJ जहाँ I बराबर नहीं है J के, इसका मतलब वो अवयव विकर्ण के नहीं होते। तो विकर्ण के अवयवों के लिए I और J बराबर होते हैं, और जो अवयव विकर्ण के नहीं होते उनके लिए I और J भिन्न भिन्न होते हैं। तो फिर अपन ऐसा लिख सकते कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा जिसके लिए विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। तो एक आव्यूह A और वो है AIJ, और इसका ऑर्डर चूंकि वो वर्ग आव्यूह होता सो M × M। और यदि ऐसा हो कि I ≠ J होने पर AIJ = 0 हो, मतलब विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, तो फिर ये आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह कहलाता है। 5th, अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स। जो अदिश आव्यूह होता है वो सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह होता, फिर जो अदिश आव्यूह होता वो एक विकर्ण आव्यूह भी होता,
लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और जुड़ी होती है कि विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं। जैसे समझिएगा 4 3 2, 2 4 3 और 3 3 4। तो इसमें देखिएगा ये विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर ये अवयव 0 0 0 और ये अवयव भी 0 0 0 हो जाएं, तो इस स्थिति में सबसे पहले तो ये वर्गाव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। दूसरी बात यह है कि विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हैं, तो फिर ये एक विकर्णाव्यूह भी हो गया। और चूंकि इसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे अदिश आव्यूह। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हों और विकर्ण आपके अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हों, तो उसको अदिश आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार से लिखा जाएगा A इक्वल टू AIJ और यहाँ पे M/M मतलब ऑर्डर पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर, तो AIJ की वैल्यू सेम AIJ I0 इक्वल टू J के लिए तो AIJ 0, और यदि I इक्वल टू J है तो फिर इसके लिए ऑल AIJ आर इक्वल, ये सभी बराबर होंगे। I0 इक्वल टू J के लिए AIJ 0 ये, और I इक्वल टू J के लिए सभी AIJ की वैल्यू आपस में बराबर हो, तो फिर ऐसा आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। 6th है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह है, अर्थात इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। दूसरा, इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन सभी का मान 1 होता है और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये आप देखिएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसमें पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 3, इसका मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं। इसका मतलब ये एक तत्समक आव्यूह है और इसकी कोटि है 3/3 और इसको I3 से प्रदर्शित किया जाता। अगर इसको देखें 1 0 0 1, तो इसमें पंक्ति 2 स्तंभ 2, इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हैं और बाकी सब 0 हैं, इसका मतलब ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, इसको I2 से प्रदर्शित करते हैं। और ये इसमें
रो 1 है, कॉलम 1 है, स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये भी वर्गाव्यूह है। और इसमें मुख्य विकर्ण का एक ही अवयव है, वो 1 है, बाकी अवयव उसमें हैं भी नहीं। इसको अपन तत्समकाव्यूह कहते हैं और इसको I1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऑर्डर 1/1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ये सभी तत्समकाव्यूह हैं। ये I1, I2, I3, इनको जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो इनकी बहुत आवश्यकता होती है, तो आप याद रखें। फर्स्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डेफिनेशन है कि तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। 7th, शून्य आव्यूह। नल मैट्रिक्स। तो इसके लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब शून्य आव्यूह में ये आवश्यक नहीं है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें आवश्यक ये है कि उसमें जितने भी अवयव हों वो सभी शून्य हों। तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसको हम शून्य आव्यूह या नल मैट्रिक्स कहते हैं और उसको इस से प्रदर्शित किया जाता है और उसमें सभी अवयव 0 होते हैं। 0 0 0 0 0 या 0 या 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0। मतलब उसमें चाहे जितनी पंक्तियां और चाहे जितने स्तंभ हो सकते हैं परंतु उसके सभी अवयव शून्य होने चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स शून्य आव्यूह कहलाता है जिसके सभी अवयव शून्य हों। ये तो थी डेफिनेशन। इसके बाद हम आगे पढ़ें आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो एक आव्यूह है 1 2 3 4। दूसरा आव्यूह है 1 2 3 4। इस पहले आव्यूह की कोटि यह है 2/2 और इस दूसरे आव्यूह की कोटि ये है 2/2। दो आव्यूह के इक्वल होने के लिए अर्थात बराबर अर्थात समान होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि उनकी कोटि बराबर हो, आपस में बराबर हो। दो आव्यूह समान होंगे यदि सबसे पहले उनकी कोटि बराबर हो। दूसरे नंबर पर उनके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव का मतलब ये A11 पहले आव्यूह का है और ये 1 1 दूसरे आव्यूह का है तो ये इसके बराबर हो। ये है A12 यहाँ से और ये A12 तो ये आपस में बराबर हो। ये है A21 और ये है यहाँ से A21 तो ये आपस में बराबर हो। ये है A22 और ये है A22 यहाँ से तो ये आपस में बराबर हो।
संगत अवयव आपस में बराबर हों अर्थात समान हों। इसका मतलब यहाँ से A11 और यहाँ से A11 दोनों बराबर होना चाहिए। A12 A12 के बराबर होना चाहिए। A21 A21 के बराबर होना चाहिए। A22 A22 के बराबर होना चाहिए। और भी जो भी स्थिति हो कोटि के अनुसार, तो संगत अवयव दोनों के बराबर हों। तो अवयवों की समानता के लिए दो शर्तें हैं। पहली, उनकी कोटियां आपस में बराबर हों, और दूसरा, उनके संगत अवयव आपस में बराबर हों, तो फिर दो अवयव वो समान कहलाते हैं। तो अवयवों की समानता के लिए कोटियां बराबर हों और दूसरा संगत अवयव आपस में बराबर हो। यदि दो अवयवों की कोटियां बराबर हैं और उनके संगत अवयव बराबर हैं, तो वो अवयव समान कहलाते हैं। इस प्रकार पहली जो एक्सरसाइज है उसके लिए थ्योरी कंप्लीट होती, और हम अब एक्सरसाइज 3.1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ तो शुरुआती क्वेश्चन मौखिक हैं, उनको आप अगर ठीक से ये थ्योरी पढ़ी और समझी होगी तो आप उनके उत्तर अपने आप से दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में एक अवयव दिया गया और उससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैट्रिक्स अपन को दिया गया वो है A, और उसके एलिमेंट हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 70। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा गया कोटि। इसमें पंक्तियां गिनिए, ये 1, 2, 3, तो 3 तो है पंक्ति, और कॉलम 1, 2, 3, 4, कॉलम है 4। इसका मतलब इस अवयव A की कोटि 3/4 हुई। फिर सेकंड नंबर पे अपन से पूछा गया अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3/4 ये होता है 12। इसका मतलब यहाँ पे 12 अवयव हैं इसमें। फिर थर्ड नंबर पे अपन से पूछा गया A13। इनमें A13 कौन है? तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो ये पहली पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, ये है A13। फिर पूछा गया A21, दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो वो ये है 35। A33, इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, तो तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो ये है -5। और A24, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, वो ये है 12। और A23, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो वो ये है 5/2। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा।
और उसमें से अपन केवल एक को हल करेंगे और वो है थर्ड क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 एलिमेंट होते तो क्या होगा। हमें बताना कि यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है तो उसके क्या क्या ऑर्डर अर्थात कोटियां संभव हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अवयवों की संख्या mn इक्वल टू 18, अवयवों की संख्या 18 है तो उसकी कोटि अपन को बताना। तो इसको m इंटू n फॉर्म में लिखना, इसका मतलब 18 के फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने से ये हो सकता 1 इंटू 18, ये हो सकता 2 इंटू 9, ये हो सकता 3 इंटू 6, और ये हो सकता 6 इंटू 3, और ये हो सकता 9 इंटू 2, और ये हो सकता 18 इंटू 1, 18 इंटू 1। तो यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है तो उसके ये ऑर्डर संभव हैं। वो 1/18 ऑर्डर का हो सकता, 2/9 का, 3/6 का, 6/3 का, 9/2 का, 18/1 का, क्योंकि 18 के इतने ही फैक्टर संभव हैं। तो ये है संभव कोटियां। आगे इस क्वेश्चन का भाग है यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। अब कहा गया अवयवों की संख्या mn इक्वल टू 5, तो फिर संभव कोटियां इसको m इंटू n फॉर्म में लिखना होगा। तो 5 को फैक्टर करेंगे तो वो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, केवल ये संभव है। तो इस स्थिति में यदि अवयवों की संख्या 5 है तो फिर उसके लिए संभव कोटि 1/5 हो सकती और 5/1 हो सकती। इसमें यदि कोटि 1/5 होगी तो पंक्ति की संख्या 1 होगी। इसका मतलब इस स्थिति में जो आव्यूह होगा वो कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। और दूसरी स्थिति में इसमें कोटि होगी 5/1 और इसमें ये 1 स्तंभ की संख्या 1 है, इसलिए इस स्थिति में जो आव्यूह होगा वो होगा स्तंभ आव्यूह। तो आपने क्वेश्चन में लिखा था यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। यदि इसमें 5 अवयव होंगे, आव्यूह में 5 अवयव होंगे तो उसकी 2 कोटियां संभव हैं, एक 1/5 और दूसरी 5/1। यदि कोटि 5/1 होगी तो मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स, और यदि कोटि 5/1 होगी तो फिर उस मैट्रिक्स को वो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। 4th में कहा गया एक 2/2 आव्यूह A इक्वल टू Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट अपन हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, उसमें अपन को कहा गया एक आव्यूह है ए, जो कि जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे और उसका ऑर्डर है 2/2 और उसका एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आई मतलब पंक्तियों की संख्या वो है 2 और जे स्तंभ की संख्या वो भी कितनी 2। इसका मतलब यहाँ पर आई इक्वल टू होगा 1 और 2 तथा जे इक्वल टू भी होगा 1 और 2, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 2 है और ये एलिमेंट ज्ञात करने के लिए है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 माना। तो समीकरण 1 में i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 रखने पर आएगा a11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो a11 इक्वल टू हुआ 2 और फिर समीकरण 1 में i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रखने पर जो i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रखिए तो ये 1 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 सो इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 2। फिर समीकरण 1 में i की दोनों वैल्यू रखी जा चुकी 1 और नहीं j की 1 और 2। अब i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 रखने पर जब ये रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a21 इक्वल टू तो ये 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 2। और अब समीकरण 1 में i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2 रखने पर रखे तो a22 इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 सो 4 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो अब आव्यूह ए इक्वल टू 1 से कहा गया था कि वो 2/2 ऑर्डर का है। 2/2 ऑर्डर का है तो उसके एलिमेंट होंगे a11 a12 a21 और a22, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ और इनकी मान इनकी वैल्यूज अपन ने ज्ञात कर ली, वो रख दीजिए। तो a11 है 2, a12 है 9 अपॉन 2, a21 भी 9 अपॉन 2 और a22 है 8। तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार फोर्थ के सेकंड और थर्ड को भी हल किया जा सकता। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट है, एक आव्यूह है जिसकी कोटि 3/4 दी गई और aij इक्वल टू इतना दिया गया। तो माना कि आव्यूह ए है और उसके एलिमेंट हैं aij, इसका ऑर्डर दिया गया 3/4 और aij इक्वल टू 1/2
मोड ऑफ -3i प्लस जे। ये तो देखिएगा, इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, इसका मतलब i का मान हुआ 1 2 3, और इसमें कॉलम की संख्या 4 है, इसका मतलब j का मान हुआ 1 2 3 4, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होंगे। तो वो 12 एलिमेंट यहाँ से ज्ञात किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 रखने पर, जब i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 रखेंगे तो a11 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 2। सो 1/2 इंटू 2, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 1। फिर i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रखने पर, ये रखिएगा तो a12 आएगा। सो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 और प्लस 2, इसको सॉल्व करें तो 1/2, यहाँ से इसको सॉल्व करने से आया 1 इक्वल टू 1/2। फिर i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3 रखें तो a13 इक्वल टू 1/2 1/2 और -3 इंटू 1 प्लस 3। अब ये 0 हो जाना, इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, और i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 4 रखने पर, क्योंकि j की वैल्यू 4 तक है, सो a14 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। अब यहाँ से 1 आना, इसका मतलब 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। तो ये पहली पंक्ति के अवयव ज्ञात हुए। इसी प्रकार अब आगे रखिए i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1। सो a21 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ से -6 प्लस 1 -5, और मॉडुलस है तो 5/2। सो 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 5/2। फिर i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2 रखने पर, सो a22 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2। अब की बार यहाँ से वैल्यू 4 होगी, सो 1/2 इंटू 4, और ये कैंसिल आउट होकर के 2 आ जाएगा। i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 3, तो a23 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 और प्लस 3। अब की बार ये वैल्यू 3 होगी, सो 1/2 इंटू 3 इक्वल टू 3/2, और i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 4 रखने पर, सो a24 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। अब ये वैल्यू 2 आएगी, सो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। आगे i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 1 रखने पर, तो a31 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 और प्लस 1। तो यहाँ से आएगा 8, सो 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। फिर
i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 2 रखने पर a32 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से वैल्यू होगी 7, सो 7/2। i इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3 रखने पर a33 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 1/2, और आपकी बार यहाँ से वैल्यू होगी 6 और ये कैंसिल आउट हो गए 3। i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 4 रखने पर तो a34 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 और प्लस 4। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2, नहीं 9 प्लस 4, इधर से वैल्यू आएगी 5, सो 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 5/2। तो इस प्रकार ये चूँकि ए 3/4 कोटि का है, हमने उसके सभी एलिमेंट इसकी सहायता से ज्ञात कर लिए। और अब आव्यूह को लिखें तो आव्यूह ए इक्वल टू ये होगा A12 1 3 1 1 1 2 1 3 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, क्योंकि उसमें 3 रो थी और 4 कॉलम थे। ये 3 रो हैं और ये 4 कॉलम हैं। और अब इनकी ये जो वैल्यूज अपन ने ज्ञात की, इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर हो जाएगा। सो इक्वल टू वैल्यूज हैं 1 1/2 0 1/2, फिर 5/2 2 3/2 1, और यहाँ से 4 7/2 3 और 5/2, ये आंसर है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड है। फर्स्ट एक इजी क्वेश्चन है, सेकंड सॉल्व करेंगे। उसमें दिया गया एक मैट्रिक्स x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई और इक्वल टू 6 2 और 5 8। क्वेश्चन में देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर देखिएगा, ये एक एलिमेंट लिखा, इसको आप 2 एलिमेंट न समझें, x प्लस वाई एक एलिमेंट। तो ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। तो रो की संख्या हुई 2, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम, इसका मतलब कॉलम 2। तो इसके ऑर्डर हुआ 2/2। इसी प्रकार यहाँ भी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो ये ऑर्डर भी हुआ 2/2। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है और ये अपन को इक्वल दिए गए हैं दोनों मैट्रिक्स, इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये 2 इक्वल टू 2, जो कि अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं। और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। तो ये 3 इक्वेशन मिली। जब 2 आव्यूह इक्वल हैं तो उनको संगत अवयवों को इक्वल करने से ये 3 समीकरण मिले
और इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से 5 का पक्षांतर कर दीजिए। सो z इक्वल टू 5 माइनस 5 और इसलिए z इक्वल टू 0। ये तो z की वैल्यू हुई। अब हमें ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8 है, इससे निकालना x और y की वैल्यू। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, -4 और एक्स वाई की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर 8 रख दीजिए, बगल में लिख दें समीकरण 1 व 3 से। सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ 36 और माइनस ये हुआ 32। सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 और ये होगा समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण 1 व 4, तो समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर ऐड कर दें, तो ये x और ये x ऐड होकर के हो जाएंगे 2x। ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 और ये प्लस माइनस 2। सो 6 प्लस माइनस 2, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, सो x इक्वल टू 6 प्लस 2 अपॉन 2, सो 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। दूसरी बार माइनस चिन्ह लीजिए, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन 2, सो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये वैल्यूज हुई किसकी? x की। और अब y की वैल्यूज निकालने के लिए जब x इक्वल टू 4, तो समीकरण 3 से x इक्वल टू 4 समीकरण 3 में रखिए, x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4y इक्वल टू 8 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 8, और जिसको सॉल्व करने से y इक्वल टू 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। और जब x इक्वल टू 2, तो समीकरण 3 से यहाँ से 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 8 अपॉन 2 माने 4। तो इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है 4 और 2, y की वैल्यूज है 2 और 4, और z की वैल्यू है 0। ये आंसर है। और 6th का 3rd, इसमें अपन को फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स है 9 5 7, 9 5 7। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो रो तो हुई 3, कॉलम 1 ही है। ये एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, इसका मतलब कॉलम 1 है। तो 3y1 का है ये भी इधर पे 3 रो है और कॉलम 1 है, तो ये मैट्रिक्स भी 3y1 है। दोनों की कोटियां समान हैं तो उनके संगत अवयव
बराबर होंगे। तो संगत अवयव बराबर करिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। और x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। और y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। और इनको सॉल्व करके x बाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। जब घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा और इधर पे 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 4। फिर इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करिए इक्वेशन 3, समीकरण 1 में से 3 को घटाइए तो आपकी बार y और z कैंसिल हो जाएंगे, x बच जाएगा और 9 माइनस 7 2 हुआ तो x की वैल्यू हुई 2। अब ये दोनों वैल्यूज या इनमें से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। सो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, सो जेड इक्वल टू 3। तो अपन से पूछा गया था x बाई जेड की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है। ये आंसर है। और सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 हल कर सकते। और 8th क्वेश्चन को देखिएगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें अपन को 4 चॉइस दी गई। ए इक्वल टू आव्यूह ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह के लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती, इसका मतलब ये m और n बराबर होंगे तो m इक्वल टू n होगा। और ये ऑप्शन अपन को इस क्वेश्चन में दिया गया C। इसका मतलब अगर ये वर्ग आव्यूह है तो m इक्वल टू n होगा। तो 8th क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब 9th क्वेश्चन पे चलिएगा। तो 9th क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स अपन को समान दिए गए 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, और इधर पे दिया गया 0 y माइनस 2 8 4। दो आव्यूह बराबर दिए गए, इसका मतलब उनके संगत अवयव बराबर हैं। तो जो इक्वेशन मिलेंगे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको इसके इक्वल करो तो y माइनस 2 इक्वल टू 5, और इसको इसके इक्वल करो सो y प्लस 1 इक्वल टू 8, और इसको इसके इक्वल करो तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 7/3, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो y इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू हो जाएगा इधर पे -2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू -2/3। तो एक ही क्वेश्चन में देखिएगा y की वैल्यू तो सेम आई लेकिन x की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन बी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग अलग संभव नहीं हो सकती। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3/3 ऑर्डर है, इसका मतलब उसमें कुल एलिमेंट होंगे 9 और उन 9 एलिमेंट के लिए कुल 2 प्रविष्टियां हैं प्रत्येक स्थान के लिए, एक 0 और दूसरा 1। तो 0 और 1 से 9 स्थान भरने के तरीके। तो 0 और 1 अंकों की संख्या है 2 और उनसे स्थान भरे जाने हैं 9। इसका मतलब उनके तरीके होंगे 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 ये होता है 512 और इसलिए इसका जो आंसर है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर था ये 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 0 या 1 कुल 2 डिजिट अपन को दिए गए हैं और उससे 3/3 कोटि के 9 एलिमेंट 9 स्थान अपन को भरने हैं। तो 2 अंकों से 9 स्थान भरने के तरीके ये हो जाएंगे 2 की पावर 9 और जो कि इक्वल टू होता 512। इस प्रकार अपनी मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज समाप्त हुई। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ।